नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अनकट। आज बात यूपी चुनाव के दो चेहरों की। इसमें से एक वैसा चेहरा है जिसे पूरा देश जानता है, लेकिन दूसरा चेहरा एक ऐसा चेहरा है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि भविष्य उसका हो सकता है। और दोनों की राजनीति भी आपस में कुछ मिलती जुलती है और एक आपस में कंपटीशन भी है दोनों के बीच में। वो कहते हैं ना कि हमारी लाइन तुम्हारी लाइन से बड़ी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ लाइन काटने की भी बात हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहन जी की और रावण की। बहन जी जिन्हें हम मायावती के नाम से जानते हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, और दूसरे जो शख्सियत हैं वो हैं चंद्रशेखर रावण, जिन्हें कहा जाता है भीम आर्मी और अब आज़ाद समाज पार्टी की। आज हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? चूँकि लखनऊ में अंबेडकर स्मारक बना तो वहाँ राष्ट्रपति भी थे। मतलब बना क्या, उसका शिलान्यास किया गया अंबेडकर स्मारक का। लखनऊ में ऐसे और भी अंबेडकर के नाम पर बहुत सारे स्मारक और पार्क भी हैं। तो मायावती ने उस पर ट्वीट करके कहा कि ये नाटकबाजी है, और इसी नाटकबाजी से बात शुरू हो गई कि इस बार जो यूपी में 22% वोटर हैं, जिनको हम एससी कहते हैं, दलित कहते हैं, वो आखिर क्या करेंगे। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की नज़र भी जो है इस 22% के 10% वोट पर है, जो गैर जाटव माने जाते हैं। अब बात बीजेपी की छोड़कर ये करें कि मायावती और चंद्रशेखर रावण, इन दोनों के बीच में अगर देखिए, इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे 2017 में, तो जब पश्चिमी यूपी में ठाकुर वर्सेस दलितों के बीच में एक जाति संग्राम हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो जो मायावती आमतौर पर इस तरह के किसी जब घटना होती है तो वहाँ जाति नहीं है, बहुत कम इतिहास रहा है। मुझे जहाँ तक याद आता है, बदायूं में जब दो लड़कियों की सुसाइड की बात हुई थी, मतलब हत्या करके पेड़ से टांग दिया गया था, तब मायावती गई थी। और उसके बाद 2017 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट थी, तब भी मायावती वहाँ गई थी। और उसी संघर्ष में पहली बार नाम आया था, जातीय संघर्ष में, चंद्रशेखर रावण का। उन पर एनएसए भी लगा, वो जेल में भी रहे। तो मायावती उस रावण के लिए वहाँ गई थी। उन्हें लगा एक दलित नौजवान है, और एक ऐसा दौर अब आया है जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। उसमें रावण आज भी कहते हैं चंद्रशेखर कि मैं मायावती का व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूँ, और ये कहना उनकी मजबूरी भी है। दलितों में एक बात खास तौर पर है कि जब तक उसे लगता है कि इस चेहरे में सबसे ज़्यादा ताकत है, वो तब तक उसके साथ रहते हैं। और चंद्रशेखर को इस बात का भली भांति एहसास है कि आज की तारीख में मायावती देश की यूपी की ही नहीं, देश की सबसे ताकतवर नेता है। इसीलिए वो खुलकर मायावती के खिलाफ बैटिंग नहीं करते। अब याद करिए ना 2019 के लोकसभा चुनाव को, जब चंद्रशेखर ने कहा था कि वाराणसी से वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और जैसे ही मायावती ने उन्हें कहा कि बीजेपी के एजेंट हैं और वहाँ पर दलित वोटों का बंटवारा करने जा रहा है, तुरंत यू टर्न ले लिया चंद्रशेखर ने। और तब उन्होंने कहा कि चूंकि दलित वोटों का बंटवारा नहीं हो, इसीलिए मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ। चंद्रशेखर का अगर चुनावी राजनीति में देख लें तो बहुत कुछ अभी तक खुलकर नहीं आया है, कोई ऐसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जब पिछले साल के बुलंदशहर के चुनाव में, जो उपचुनाव था विधानसभा का, उसमें उन्हें 13,500 वोट आए, और वहीं से मायावती के कैंप में एक चिंता की लकीर आई। दूसरी सबसे बड़ी बात, मायावती की पार्टी में सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये है कि वो किसी मूवमेंट से ये पार्टी नहीं बनी है। वो एक सामाजिक, क्या कहते हैं उसको, सुधार को लेकर के कांशीराम ने ये पार्टी बनी। कई बार लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर बीएसपी के लोग धरना प्रदर्शन पर क्यों नहीं आते हैं। कोई घटना होती है तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी की तरफ प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं। मायावती ने कई बार सार्वजनिक मंचों से इसके बारे में साफ साफ कहा कि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी, कोर्ट कचहरी के मुकदमे होंगे उनके समर्थकों पर, उनके समर्थकों के पास इतने पैसे नहीं है, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगा सकते हैं। और यहीं पर चंद्रशेखर से एक उम्मीद दिखती है नौजवान दलितों में। मायावती की पार्टी में कई बार बैठकों में इस बात पर विचार हुआ कि सोशल मीडिया में हम बहुत कमज़ोर हैं। जो मायावती कभी ट्विटर से बिल्कुल दूरी रखती थी, ट्विटर पर जाने वालों के खिलाफ एक्शन हुआ है। वहाँ कोई पार्टी प्रवक्ता नहीं होता था। लंबे अरसे बाद
अभी जाकर सतीश चंद्र मिश्र जो हैं उन्हें मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। हालांकि ये काम अघोषित रूप से वो पिछले 20 सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर वो कर रहे हैं। तो जिस पार्टी में ये था वहाँ पर नौजवानों को इस पार्टी से जोड़ने के लिए कोई काम नहीं है। उनके भतीजे आकाश को ये काम दिया गया था, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं हो पाया। तो ये जो नौजवान दलित हैं उनको उम्मीद दिख रही है चंद्रशेखर में। उन्हें लगता है ये हमारी बात सुनता है, हमारी बात जोर शोर से उठा सकता है। शाहीन बाग का हो या फिर संत रविदास के मंदिर के डेमोलेशन वाली दिल्ली की बात हो, जगह जगह पर जहाँ कोई ऐसी घटना होती चंद्रशेखर पहुँचते हैं, उनके समर्थक पहुँचते हैं। तो ये जो नौजवान दलित हैं उनमें चंद्रशेखर एक उम्मीद बनकर आ रहे हैं। लेकिन आज भी यूपी में देखें, लोग ये कह रहे हैं कि अगले साल जो चुनाव होगा उसमें क्या बीएसपी को नुकसान हो जाएगा। चंद्रशेखर की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उसकी वजह से हो सकता है कुछ सीटों पर नुकसान हो जाए मायावती को। पश्चिम यूपी में वैसे भी मायावती मजबूत मानी जाती है। आगरा से लेकर सहारनपुर का जो बेल्ट है ये पूरा, ये अनुसूचित जाति यानी एससी का गढ़ माना जाता है। और एक मायावती इस इलाके में कई बार इससे पहले सोशल इंजीनियरिंग के अलग अलग फार्मूले से ईजाद करती रही हैं। वो 2022 के विधानसभा चुनाव में दलित वोट किधर जाएगा। पहले तो जान लें कि दलित वोट जो है 2 तरीके हैं, जाटव और गैर जाटव। गैर जाटव का एक बड़ा चंक अगर देखें तो पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव। 2019 में तो एसपी, बीएसपी, आरएलडी सब साथ थे, तब भी बीजेपी का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वाल्मीकि, खटीक और दूसरे तरह की जो जातियां हैं वो बीजेपी के समर्थन में रही हैं। ये पिछले 7-8 सालों में बड़ा बदलाव आया है। ये मायावती के लिए भी चिंता की बात है। और सबसे नई चिंता की बात ये है कि चंद्रशेखर का उभरना। अब यहाँ जो दलित मामलों के जो जानकार हैं, जिनको कहा जाता है एक्सपर्ट या थिंक टैंक, उनमें से एक गुट की राय ये है कि मायावती और चंद्रशेखर मिल जाएं तो बात अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मायावती को नौजवान दलितों का चेहरा चाहिए, वोट चाहिए। उनके पास एक ऐसा मजबूत नौजवान नेता चाहिए जो विरोध प्रदर्शन और इन सब चीज़ों को एक उम्मीद बढ़ाता हो। मायावती एक ट्रेडिशनल नेता के तौर पर जानी जाती हैं। और ये भी कह रहे हैं जानकार कि ये दोनों एक साथ क्यों नहीं हो सकता। अगर यूपी में 2 ब्राह्मण नेता हो सकते हैं, 2 यादव नेता हो सकते हैं, तो 2 दलित नेता क्यों नहीं हो सकते। लेकिन बात आती है फिर वही वोटों का हिसाब किताब। तो एक बात तय मान कर चलिए कि अगला जो चुनाव होने वाला है वो एक तरफ बीजेपी है, बीजेपी की नज़र भी दलित वोटों पर है, उसका एक खास चंक है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, एक मायावती है और चंद्रशेखर रावण, जिनका बहुत छोटा सा हिस्सा सहारनपुर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, इन सब इलाकों में उनका प्रभाव है। लेकिन जब वोट डालने की बात होगी, ये लगता है मुझे कि उपचुनाव में भले ही चंद्रशेखर को वोट मिल गए थे बुलंदशहर के, लेकिन जब बात विधानसभा चुनाव की होगी तो दलित वोटों में बंटवारा करना बहुत मुश्किल होगा। चंद्रशेखर अगर किसी गठबंधन के साथ चले जाते हैं तो शायद कुछ स्थिति उनके लिए बेहतर हो जाए। लेकिन इसको लेकर के वो हमेशा एक अलग अलग तरीके की बातें कहते रहते हैं। उनमें एक ठहराव की कमी है, मैच्योरिटी की कमी है। कभी वो प्रियंका गांधी की तारीफ करने लगते हैं, कभी वो अखिलेश यादव की तारीफ करने लगते हैं। तो ये मानकर चला जा रहा है कि कल को क्या करेंगे चंद्रशेखर, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन ये मानकर चलिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दलित वोटों का बंटवारा उस हिसाब से चंद्रशेखर के कारण मायावती को नुकसान होता हुआ मुझे तो कम से कम नहीं दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी नए मुद्दे के साथ आप सबसे मुलाकात होगी।